हेलो एवरीवन। अपन भारत पाक संबंधों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिससे पहला जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने, उस समय विभाजन से उन दोनों राष्ट्रों के बीच में कौन कौन सी समस्याएं या विवाद जो थे वो उत्पन्न हुए, उनके ऊपर अपन ने चर्चा की। जैसे जूनागढ़ विवाद था, हैदराबाद विवाद है, कश्मीर विवाद। आगे अपन देखते हैं अन्य कुछ और विवाद जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि आतंकवाद के ऊपर अपन अलग से चर्चा करेंगे। आतंकवाद का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले अपन देखते हैं सर क्रीक विवाद। ये देखिए, गुजरात जो भारत का स्टेट है, इसमें कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का सिंध स्टेट है, उसकी सीमा पर एक 60 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित एक जवारी नदी का एक क्षेत्र है। हालांकि इसका भी ठीक ठाक ये पता नहीं है कि ये क्षेत्र जो है वो कौन से देश की सीमा में आता है, लेकिन दोनों ही देश इस क्षेत्र को अपनी सीमा में बताते हैं। भारत भी का मानना है कि ये भारत का इलाका है और पाकिस्तान भी इसको जोर दे रहा है कि ये जो इलाका है वो पाकिस्तान में ही पड़ता है। इसलिए दोनों राष्ट्रों के बीच में इसको लेकर भी विवाद बना हुआ है। उसके बाद में अपन देखते हैं सियाचिन विवाद। सियाचिन जो क्षेत्र है ये भी दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है। ये भी हिमालय के अंदर भारत, पाकिस्तान और चीन, इनकी सीमा के ऊपर स्थित ये इलाका है और इसका भी निर्धारण नहीं किया जा है अभी तक कि ये भारत के इलाके में है या पाकिस्तान के इलाके में। सियाचिन जो ये इलाका है, हिमनद है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा चौकियाँ हैं और यहाँ पर जो सैनिक हैं वो इन्होंने तैनात कर रखे हैं। कारण ये है कि देखिए, सियाचिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो सियाचिन से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो कराकोरम दर्रा है या फिर चीन के जो इलाके हैं उन पर कश्मीर जैसे लद्दाख राजमार्ग है, उन पर निगरानी आसानी से की जा सकती है। और इसके अलावा लद्दाख में बहने वाली जो एक नेब्रू नदी है वो भी सियाचिन से निकलती है। 1984 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए आक्रमण कर दिया था और वहाँ पर्वतारोही जो होते हैं उनको भी भेजा नियंत्रण करने के लिए। इसके विरोध में भारत ने 1986 में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत के नाम से, जिसमें उसने समूचा जो सियाचिन क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक थे उनको खाली करा लिया और भारत ने उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया। वर्तमान में भारत का इसके ऊपर नियंत्रण बना हुआ है। उसके बाद में अपन देखते हैं कच्छ के रण का विवाद। ये भी जो सर क्रीक से लगा हुआ ही है और इसका भी अभी सीमा निर्धारण नहीं किया गया है कि पाकिस्तान के अधीन आता है या फिर भारत के। दोनों द्वारा इसके ऊपर अपना जो हक है या अधिकार है वो जमाने का मेन कारण यही है कि कच्छ का जो रण है उसमें तेल के और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि वहाँ कोई ऐसा खनन कार्य नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ही है कि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में वो पाया जा सकता है। एक भारत की समुद्री तटीय सुरक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए दोनों राष्ट्रों के बीच में इसको लेकर भी विवाद बना हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इसके तहत जो 5 जो ये नदियां थी उनमें से सिंधु, झेलम और चेनाब को पाकिस्तानी नदियां कहा गया था और सतलज, रावी और व्यास को भारतीय नदियां। समझौता जो हुआ उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को भी नदियों पर जल के सीमित प्रयोग की अनुमति दी गई थी और जो भी भारत भी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करेगा तो इन नदियों का पानी का सीमित प्रयोग कर सकता था। दोनों के राष्ट्रों के बीच में ये समझौता अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन अभी भारत ने हाल ही में जब चेनाब नदी के ऊपर जो बगलीहार बांध बनाने की योजना बनाया गया तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। यानी इसके पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में आज भी जो है वो एकदम निपटारा नहीं हुआ है, विवाद की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद अपन देखते हैं तुलबुल जल परिवहन योजना। ये भी भारत ने 1984 में शुरू की थी और इसका जो उद्देश्य था
वो यही था कि सूखे के मौसम में क्या हो कि झेलम नदी का जो पानी है उसको नियंत्रित करके जो वूलर झील है उनके पानी को इतनी मात्रा या वूलर झील में पानी की मात्रा को इतनी बनाए रखी जा सके कि सूखे के मौसम में भी वर्ष भर ये जो इलाका है वहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं हो। तो भारत द्वारा जब ये परियोजना का निर्माण शुरू किया गया तब से ही पाकिस्तान लगातार इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। उसके बाद में अपन देखते हैं कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए। हालांकि आज़ादी के जस्ट बाद ही 1948 में ही जब कश्मीर के इलाकों पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो प्रथम युद्ध तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तभी हो गया था। उसके बाद में प्रथम जो युद्ध हुआ वो है 1965 में। ये 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ ये कच्छ के रण को लेकर हुआ था और पाकिस्तानी सेना की कई सारी टुकड़ियां जो भारतीय क्षेत्र में आकर कच्छ के कई भागों पर उसने अधिकार कर लिया। ये योजना जो थी या पाकिस्तान द्वारा भारत के ऊपर जो आक्रमण था वो एकदम से योजनाबद्ध था कि पहले से निश्चित था कि इस तरीके से हमें आक्रमण करना है और चीन ने इसके अंदर इसकी पाकिस्तान की क्या की थी, सहायता की थी। और योजना के अनुसार पाकिस्तानी जो सैनिक थे या घुसपैठिए जो थे वो कश्मीर में आकर उपद्रव और तोड़फोड़ द्वारा कश्मीर से भारतीय सेना को हटाना चाहते थे और उनका ये विश्वास था कि कश्मीर की जो मुस्लिम जनता है वो छापामारों का साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगस्त 1965 में जब हजारों जो पाकिस्तानी छापामारी सैनिक थे वो कश्मीर में घुस आए थे, भारत और इसी बात को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध शुरू हो गया। हालांकि बाद में सुरक्षा परिषद में यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद उसने अपील की कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही युद्ध विराम करें। सितंबर में दोनों के बीच में जो युद्ध विराम था वो हो गया, लेकिन एक तरीके से कटु अनुभव दोनों राष्ट्रों ने अनुभव किए। इसमें युद्ध की समाप्ति के बाद में ताशकंद में समझौता हुआ और समझौता जो हुआ था वो था 10 जनवरी 1966 को। सोवियत संघ के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये समझौता करवाया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने 10 जनवरी 1966 को इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए और समझौते की जो प्रमुख बातें थी वो यही थी कि दोनों पक्ष ही यानी भारत और पाकिस्तान दोनों ये प्रयत्न करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि एक अच्छे पड़ोसी की तरह वो संबंधों का निर्माण करें या संबंधों को दोहराएं। साथ ही दोनों देशों के सभी सैनिक आक्रमण से पहले ही जिस स्थान पर वो थे उस स्थान पर वो चले जाएंगे और साथ ही युद्ध विराम की शर्तों का भी पालन करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरीके की कुछ बातें या शर्तें जो थी वो इस ताशकंद समझौते में की गई। उसके बाद अपन देखते हैं भारत पाक युद्ध 1971 और उसके बाद शिमला समझौता 1972 में जो हुआ। देखिए पूर्वी पाकिस्तान का जो इलाका था उसमें असंतोष लगातार बढ़ता ही जा रहा था और वहाँ पर शेख मुजीब के नेतृत्व में पूर्वी जो बंगाल जिसको कहते थे वहाँ पर स्वायत्तता का एक तरीके से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के जो भी लोग थे वो सारे के सारे शेख मुजीब के साथ थे। अब पूर्वी बंगाल के घोर ये जो अत्याचार कर रहा था पाकिस्तान उससे घबराकर ये अपना जितना भी सामान थे या घर बार जो भी थे वो जान बचाने के लिए कहाँ भागने लगे, भारत की सीमा में। ये स्थिति ऐसी थी कि लगभग 10,000 शरणार्थी प्रतिदिन उस समय भारत आ रहे थे और शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक ही क्या हुआ कि 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारतीय जो हवाई अड्डे थे उनके ऊपर बमबारी शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने भी हमला किया और एक तरीके से 16 दिसंबर 1971 को ढाका में ही जो उस पाकिस्तान के जनरल थे नियाजी, उन्होंने भारत के जनरल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्ति के बाद दोनों राष्ट्रों के बीच में 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ और जो शिमला समझौता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज भी वर्तमान में दोनों राष्ट्रों के बीच जितने भी संबंध है उनमें द्विपक्षीय आधार पर किस तरीके से
सुलझाए जाए। इस समझौते की जो प्रमुख बातें थी वो यही थी कि दोनों ही सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई घृणित प्रचार नहीं करेगी और आपसी संबंधों को किसी तीसरे माध्यम के बजाय द्विपक्षीय आधार पर सुलझाएगी। दोनों राष्ट्रों की जो सेनाएं हैं वो आपस में सहमत होकर उसी जगह अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा निर्धारित है उसके पास वो लौट जाएगी और 30 दिनों के अंदर अंदर वो इस समझौते की शर्तों का क्या करेगी, पालन करेगी। फिर आगे अपन देखते हैं कि 1979 में पाकिस्तान को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना दिया गया। पहले भारत इसका विरोध कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान जो था वो शीत युद्ध काल में जो सैन्य गुट बने हुए थे जैसे सेंटो, सिटो, इनका सदस्य था। तो जब पाकिस्तान ने सेंटो की सदस्यता त्याग दी थी तो उसके बाद 1979 में जो नाम का हवाना में शिखर सम्मेलन हुआ उसमें पाकिस्तान को इसका सदस्य बना दिया गया। उसके बाद अपन देखते हैं 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जिया उल हक, उनके बीच में एक समझौता हुआ और दोनों के बीच समझौता ये था कि एक दूसरे के जो परमाणु ठिकाने हैं उनके ऊपर ये हमला नहीं करेंगे। 1986 तक आते आते दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार शुरू करने पर भी सहमति बनी और फिर देखते हैं अपन की दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा का उद्घाटन और लाहौर घोषणा 1999। भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर की यात्रा पर गए और उन्होंने इस बस सेवा का उद्घाटन किया और साथ ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक लाहौर घोषणा के ऊपर भी हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों के लिए शांति और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन वास्तव में इस लाहौर घोषणा के ऊपर अमल जो बाद में नहीं किया गया। लाहौर घोषणा में जो प्रमुख बातें कही गई थी या जो प्रमुख समझौते किए गए थे उसके अनुसार कि सभी प्रकार का जो आतंकवाद थे उसकी निंदा की गई थी। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता के ऊपर जोर दिया गया था और ये इस बात पर भी जोर दिया गया था कि शिमला समझौते को मूर्त रूप दिया जाएगा या शिमला समझौते की जो शर्तें हैं उनका पालन किया जाएगा। भविष्य में दोनों राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षणों पर भी रोक लगाने पर सहमति जाहिर की थी। इसके अलावा लाहौर घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि आंतरिक मामलों में एक तरीके से किसी प्रकार का आपस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और प्रक्षेपास्त्र या परीक्षणों की जो भी सूचनाएं होगी उनका दोनों राष्ट्र आपस में क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। इस तरीके से लाहौर घोषणा दोनों ही राष्ट्रों की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन व्यवहार में इसको लागू बाद में नहीं किया गया। उसके बाद यदि अपन देखें भारत पाकिस्तान संबंधों में तो भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किए तो पाकिस्तान द्वारा भी इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मई 1998 में परमाणु परीक्षण और पाकिस्तान ने साफ कहा भी कि जो भी मैंने 6 परमाणु परीक्षण किए वो भारत की प्रतिक्रिया में किए गए। इसके अलावा 1998 में पाकिस्तान ने गोरी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल जो परीक्षण था वो किया। उसके बाद अपन देखते हैं करगिल संघर्ष 1999। ये एक तरीके से पाकिस्तान की बहुत ही घटिया हरकत थी क्योंकि अपन देखते हैं कि लाहौर दिल्ली बस सेवा का जब उद्घाटन किया गया तो लाहौर घोषणा में दोनों राष्ट्रों ने किस तरीके से शांति के लिए एकदम प्रतिबद्धता जाहिर की थी, लेकिन मई 1999 में ही जम्मू कश्मीर का जो करगिल क्षेत्र है वहाँ पर पाकिस्तान ने घुसपैठिए भेज दिए और जो नियंत्रण रेखा थी उसका उल्लंघन किया और भारतीय सेना के जितने भी शस्त्र भंडार थे उनको क्षतिग्रस्त कर उस क्षेत्र के जो विभिन्न स्थान थे उन पर अपना अधिकार जमा लिया। बाद में भारतीय सेना ने इसके जवाब में कार्रवाई की और भारतीय सेना की तो सफलता थी, साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भी पाकिस्तान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने एक तरीके से यह आश्वासन दिया कि हम हमारे जो सैनिक है या मुजाहिदीन जो भी उनको वापस बुला लेंगे और नियंत्रण रेखा का पूरी तरीके से सम्मान करेंगे। जम्मू कश्मीर के इलाके में जो करगिल का इलाका था वहीं पर
पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच में युद्ध हुआ और उसमें भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की। और एक तरीके से जो पाकिस्तान सेना की वापसी हुई। इसी समय पाकिस्तान में एक और घटना घटी कि उस समय जो पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके स्वयं को देश का मुख्य एक तरीके से अधिशासी घोषित कर दिया था अक्टूबर 1999 में। उसके बाद अपन देखते हैं आगरा शिखर वार्ता 2001। उस समय 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने परवेज मुशर्रफ को आमंत्रित किया था और वाजपेयी के निमंत्रण पर ये भारत आए 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली। लेकिन आगरा शिखर वार्ता में मुशर्रफ जो थे, जो जम्मू कश्मीर को शामिल करना चाहते थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी इस पर सहमत नहीं थे। तो एक तरीके से ये वार्ता जो थी मुशर्रफ की, या जो यात्रा थी, वो असफल रही, क्योंकि वो 4 दिन के दौरे पर रहे, लेकिन बिना किसी नतीजे के या बिना किसी घोषणा पत्र के सहमति पे वो वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। तो दोनों पक्षों में जो गतिरोध उभर कर आया सामने, वो यही था कि कश्मीर जो मुद्दा था उसको शामिल किया जाए, जबकि वाजपेयी जी ऐसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि कश्मीर कोई हमारा ही उनका मानना था कि भारत का एक अभिन्न अंग है और वो हमेशा रहेगा। उसके बाद में देखिए 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद के ऊपर आतंकी हमला हुआ और इससे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में गंभीर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि हमले में जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद, ये जो आतंकी संगठन थे, इन्हीं का हाथ होने के प्रमाण मिले। और भारत ने एक तरीके से पाकिस्तान के प्रति इस समय बहुत कड़ा रुख अपनाया और जितने भी उच्चायोगी थे और उस समय भारतीय उच्चायुक्त जो इस्लामाबाद में नियुक्त थे विजय नाम्बियार, उनको भी उन्होंने वापस बुला लिया। साथ ही लाहौर बस सेवा, समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी, इसको भी भारत ने बंद कर दिए थे। तो एक तरीके से दोनों राष्ट्रों के बीच में जो तनाव था वो उभर कर आया। फिर जनवरी 2004 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जो सार्क सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया और वहीं पर मुशर्रफ की और वाजपेयी की जो मुलाकात हुई, उसमें कि विदेश सचिव स्तर की जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता हो रही थी, उसको वापस शुरू करने का निर्णय भारत और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्रों ने लिया। तो सार्क जो सम्मेलन था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भाग लेने के लिए गए थे। आगे की वीडियो में अपन 2004 के बाद के संबंधों पर चर्चा करेंगे।